इस वीडियो में हम आइडियलिज्म को समझेंगे। ये समझेंगे कि ये कब थ्योरी इमर्ज होती है, इसके मेन थिंकर क्या रहते हैं, इस थ्योरी के सक्सेस और फेलियर क्या रहते हैं, ये कब कब डोमिनेट करती है और इसको क्रिटिसाइज कौन करता है और कैसे करता है। आइडियलिज्म थ्योरी की शुरुआत तब होती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते हुए कई सारी कैजुअलिटीज़ होती है, लाखों में लोग और सोल्जर्स मरते हैं। इसकी वजह से लोग दुनिया में काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि वार एक्चुअली हुआ क्यों, इसे रोका क्यों नहीं गया या ऐसा वार को रोका कैसे जा सकता है। तो उन लोगों के लिए ही आइडियलिज्म के जो एक्सपर्ट हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में एक्सपर्ट है, वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वार क्यों होते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ और इसको रोका कैसे जाना चाहिए कि ऐसे वार फ्यूचर में ना हो। तो उस एक्सप्लेनेशन को देने के लिए वो दो रीज़न बताते हैं कि वार होते क्यों हैं। सबसे पहले वो रीज़न कहते हैं कि वार इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऑटोक्रेटिक नेशंस में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग अपना जो ऑटोक्रेटिक लीडर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए वो कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से उसकी कंट्री वार में इन्वॉल्व हो जाती है। और सेकंड बड़ा रीज़न आइडियलिज्म की थ्योरी मानती है मिलिट्री अलायंसेस है। कौन से मिलिट्री अलायंसेस? सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस, यानी वो अलायंसेस जो सीक्रेटली किए जाते हैं और लोगों को बताए भी नहीं जाते कि उन्होंने किसी दूसरी कंट्री के साथ ऐसा कुछ अलायंस भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जब सर्बिया पर अटैक करते हैं तो सर्बिया को बचाने के लिए रशिया उस अटैक में, उस वार में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रशिया ने सर्बिया के साथ एक ट्रीटी की थी कि जब भी सर्बिया पर कोई अटैक करेगा तो उसको बचाने के लिए रशिया जो है उसका साथ देगा। सिमिलरली ब्रिटेन और फ्रांस ने भी रशिया को एक ट्रीटी साइन की थी रशिया के साथ कि रशिया अगर अटैक में या किसी वार में इन्वॉल्व होता है तो उसको बचाने के लिए हम दोनों भी साथ में आएंगे। तो अब ये सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस की वजह से क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज वार में इन्वॉल्व हो जाती है। तो आइडियलिज्म की जो थ्योरिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट है, वो सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस भी एक वजह मानते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए वार को अगर हमने अवॉइड करना है तो सबसे पहला ये काम करना होगा कि दुनिया में डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना होगा। ऑटोक्रेटिक नेशन जितने ख़त्म होते जाएंगे और डेमोक्रेटिक नेशन जितने बढ़ते जाएंगे, दुनिया में अपने आप ही वार की संभावना कम हो जाएगी। और दूसरा काम हमें ये करना है कि इंटरनेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। इसका मतलब है कि जैसे ये सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस जैसी चीज़ें हैं, इनको हमें ख़त्म करना होगा, जब पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रखना होगा। अब हम समझते हैं कि आइडियलिज्म के मेजर थिंकर्स कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन आइडियलिज्म के थॉट को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले एक ऐसे थिंकर है जो पॉपुलराइज करते हैं, यानी उसे फेमस बनाते हैं। वो 14 पॉइंट स्पीच भी देते हैं 1918 में, जिसमें वो 14 पॉइंट्स रखते हैं जो सुझाव की तरह रखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए अगर वो वार को अवॉइड करना चाहते हैं। इसी स्पीच पर ये जो 14 पॉइंट है, इन्हीं को आइडियलिस्ट आइडियाज़ कहा जाता है, यानी इसी से आइडियलिज्म की जो थ्योरीज है वो फेमस होती है। तो किस तरह के पॉइंट्स रखे जाते हैं? जैसे पहला पॉइंट रखा जाता है कि एक सीक्रेट डिप्लोमेसी को ख़त्म करना होगा। जो कोई देश सीक्रेट ट्रीटी दूसरी कंट्रीज़ के साथ साइन कर रहे हैं, उनको अपने लोगों के सामने वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रखना होगा, यानी वो पब्लिकली अवेलेबल कराना होगा कि उस ट्रीटी में क्या क्या साइन किया गया है, कौन कौन से वादे किए गए हैं। और दूसरी ये चीज़ करनी होगी कि हमें जो नेविगेशन है सीज़ की, जो हमारी शिप से एक कंट्री से दूसरी कंट्री को मूव करती है, उसमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसमें जो बाधाएं हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और फ्री ट्रेड को लेकर जो बैरियर लगाए जाते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो बैरियर रिमूव करने चाहिए। और हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि वेपन्स जो हमारे पास है वो लोवेस्ट पॉइंट तक होने चाहिए, यानी सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होने चाहिए। दूसरे को डराने धमकाने के लिए वेपन्स रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह के सुझाव देते हैं। उसमें से एक और सुझाव देते हैं कि अगर हमारी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है या हमारे कुछ कॉलोनियल क्लेम्स को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट इस तरह से सेटल की जाएगी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को यूज़ करते हुए,
यानी उस टेरिटरी के रहने वाले लोग जो हैं वो बताएंगे कि हमारे ऊपर कौन राज करेगा, या ये जो टेरिटरी है ये किसको बिलोंग करती है, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे तो वार होने की संभावना भी कम हो जाएगी। एक लास्ट और सबसे बड़ा सुझाव वुड्रो विल्सन ये देते हैं कि हमें लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश करना होगा, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना होगा जहाँ पर जो सारे लोग इकट्ठे होकर, सारे देश इकट्ठे होकर बातें करेंगे और सुझाव बताएंगे एक दूसरे के लिए, जिसमें वार की संभावना कम हो जाएगी। उनके ये सारे जो स्पीच है, ये जो 14 पॉइंट्स है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पीस बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे वुड्रो विल्सन और भी एफर्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1920 में नोबेल पीस प्राइज़ का खिताब भी दिया जाता है। अब बारी आती है सेकंड थिंकर की, रैल्फ नॉर्मन एंजल की। तो ये इनका जो फेमस वर्क है द ग्रेट इल्यूजन 1909 में पब्लिश होता है। इस फेमस वर्क में हमें ये बताते हैं ये कि वार को कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो द ग्रेट इल्यूजन में ये कहते हैं कि कंट्रीज़ के लीडर को ये इल्यूजन है कि वार किसी तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है। वार में इन्वॉल्व होकर वार को अगर वो जीतते हैं तो उन्हें लगता है उनका कोई प्रॉफिट होगा, जबकि वो नॉर्मन एंजल ये बताते हैं कि वार में कोई विनर नहीं होता, एक्चुअली वार में कोई जीतता नहीं है। ये एक बड़ा इल्यूजन है, हम सब वार में हारते हैं। ये बिल्कुल एक ऑपोजिट है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में जब वो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं तब के मॉडर्न टाइम पर वार जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड और कमर्स को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और इसकी वजह से हम सबको नुकसान होता है। इसीलिए मॉडर्न टाइम पर अगर हम किसी टेरिटरी को हथियाते हैं, कॉन्क्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव सौदा होगा। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कमर्स डिस्टर्ब होगा, हम सबको नुकसान होगा। उनके जो और मेजर वर्क्स हैं, एक तो ग्रेट इल्यूजन मैंने आपको बताया, और एक और है द अमेरिका एंड द न्यू वर्ल्ड स्टेट 1912 में पब्लिश होता है, और तीसरा वर्क है द प्रॉब्लम्स ऑफ वार्स एंड पीस जो 1915 में पब्लिश होता है। तो आपने ये तीनों वर्क याद रखने हैं। थर्ड थिंकर आते हैं हमारे J.A. हॉब्सन। ये हमें ये बताते हैं कि इंपीरियलिज्म की वजह से वार होते हैं। इंपीरियलिज्म की वजह से वार इसलिए होते हैं क्योंकि इंपीरियलिज्म में हम दूसरों की टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करते हैं, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाते हैं, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ अगर यही करने लगीं तो वार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का प्राइमरी सोर्स है, इंपीरियलिज्म। अगर हम इंपीरियलिज्म को ख़त्म कर लेते हैं तो हम वार भी नहीं होने देंगे आने वाले टाइम पर। इनके मेजर वर्क्स है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म जो 1894 में पब्लिश होती है। सेकंड है द मॉरल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म जो 1920 में पब्लिश होती है। थर्ड है टुवार्ड्स द इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो 1915 में पब्लिश होती है। इसके बाद हमें ये समझना है कि आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ कैसे किया जाता है। तो आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं E.H. कार, जिनका मोस्ट फेमस वर्क है 20 ईयर क्राइसिस 1919 से लेकर 1939 जो 1939 में पब्लिश होती है। ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम है 1919 से लेकर 1939 ये एक क्राइसिस का टाइम था, और इसी में वो आइडियलिज्म की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये एक वैसा टाइम है जहाँ पर आइडियलिज्म की थ्योरी डोमिनेट भी करती है। वो सबसे पहले कहते हैं कि आइडियलिज्म ने इस फैक्ट को मिसअंडरस्टूड किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन कोऑपरेशन के बेस पर होते हैं, यानी इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्रीज़ के बीच में किसी तरह का सहयोग हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकती है, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन कन्फ्लिक्ट के बेस पे होते हैं, इसलिए झगड़े, लड़ाइयाँ, वार होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं इसका कारण ये है कि कुछ कंट्रीज़ दूसरी कंट्री से फार बेटर ऑफ होती है, वो एक प्रिविलेज पोजीशन पर है, उनके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, और वो अपनी इस प्रिविलेज पोजीशन को डिफेंड करेंगे हर हालत में। और वो कंट्रीज़ जिनको वो हैव नॉट की कंट्री कहते हैं वो स्ट्रगल करेंगे, जिनके पास कुछ नहीं है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए वो स्ट्रगल करेंगे। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह जिनके पास रिसोर्सेज हैं उस पोजीशन पर आना चाहेगी, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ नहीं चाहेगी कि कोई उसके जितना पावरफुल बने। तो इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा ही स्ट्रगल चलती रहेगी। सो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा स्ट्रगल करने वाला एरिया है जहाँ पर हमेशा ही कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट रहेंगे और डिज़ायर रहेगी, जिसकी वजह से कोऑपरेशन नहीं हो सकती। बैटल होंगे, अटैक होंगे, वार होंगे। तो E.H. कार इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें ये समझना है
कि आइडियलिज्म थ्योरी के क्या सक्सेस और क्या फेलियर्स रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी सफलता आइडियलिज्म थ्योरी को मिलती है। सबसे बड़ी सफलता उन्हें तब मिलती है जब केलॉग ब्रांड पैक्ट 1928 में लगभग हर कंट्री साइन करती है। इस पैक्ट के या इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली वार को अबॉलिश किया जाता है और हर कंट्री ये कसम खाती है कि हम वार में तभी इन्वॉल्व होंगे जब हम पर सेल्फ डिफेंस की बात आ जाएगी, अदरवाइज हम वार में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन की जब थ्योरीज लिखी जाती है, जिसको फर्स्ट फेस कहते हैं, तब आइडियलिज्म की थ्योरी ही डोमिनेट करती है। उसको उसके सामने या उसके अगेंस्ट कोई भी थ्योरी डोमिनेट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कुछ फेलियर्स की। तो सबसे बड़ा फेलियर ये था कि आइडियलिज्म की थ्योरिस्ट जो है एक्सपर्ट, वो चाहते थे कि दुनिया में डेमोक्रेसी को स्प्रेड किया जाए। जितनी डेमोक्रेसी स्प्रेड होगी वैसे वैसे ही वार कम होते जाएंगे। लेकिन इससे उल्ट होता है, ऑपोजिट होता है। डेमोक्रेसी स्प्रेड होने की बजाय डिक्टेटरशिप स्प्रेड होती है। डिक्टेटरशिप इमर्ज होती है जर्मनी, इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। और दूसरा बड़ा फेलियर इनका ये रहता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज दूसरी कंट्री को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रही हैं, वो खुद कॉलोनीज को कंट्रोल कर रही है, दूसरे देशों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। यानी वो अपने आप में एक मॉडल कंट्री नहीं बन सकी कि दूसरी कंट्रीज भी उनसे सीख सके, उनको फॉलो कर सके। एक साफ साफ हिपोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की उन्हें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये भी एक उनका बड़ा फेलियर रहता है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लीग ऑफ नेशन, जिससे इतनी उम्मीद थी कि वो दूसरे वर्ल्ड वार को रोकेगी, वो भी अपने आप में फेल हो जाती है। वो नहीं रोक पाती दूसरी कंट्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होने की वजह से। ये बहुत ही वीकेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रहता है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट नहीं हो पाता। तो ये थे कुछ सक्सेस और फेलियर और आइडियलिज्म की थ्योरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।